वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एल्गी के बारे में, शैवाल के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान दें, शैवाल या एल्गी है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एल्गी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना, एल्गी शब्द कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया। तो एल्गी शब्द है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, कैरोलस लीनियस ने प्रतिपादित किया था। कैरोलस लीनियस ने 1753 में एल्गी शब्द दिया था। इन्होंने एल्गी शब्द है वह आपको ध्यान रखना, इनकी पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम। इस स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने यह नाम दिया था। तो इस प्रकार से स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक थी। इस पुस्तक में इन्होंने एल्गी शब्द दिया था। और एल्गी शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। इसका अर्थ क्या होगा, समुद्री खरपतवार, यानी समुद्र में पाए जाने वाली खरपतवार रूपी पादपों का जो समूह होता है उस समूह को इन्होंने क्या नाम दिया, एल्गी नाम दिया। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, समुद्री खरपतवार होता है, सीविड होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, एल्गी है उससे किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है शैवाल स्वपोषी पादप होते हैं। शैवाल स्वपोषी थैलेसी पादप है। किस प्रकार के पादप है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्वपोषी थैलेसी पादप है, यानी सूखा या थैलस नुमा इनकी संरचना होती है। स्वपोषी थैलेसी पादप है, यह हमें ध्यान रखना है, स्वपोषी थैलेसी पादप है। जिनमें जड़ तना पत्ती का विभिन्न नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, थैलेसी पादप है। जिनमें उत्तक विभेदन एवं सहवन उत्तकों का अभाव होता है। जिनमें उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता है, कोशिकाएं होती विभेदित होकर उत्तकों का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है विभजोतक, या आपको ध्यान रखना है या जैसे कि सहवन उत्तक, इस प्रकार के उत्तकों का अभाव होता है। उत्तक विभेदन एवं सहवन तंत्र का अभाव होता है। सहवन तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है, यानी जाइलम और फ्लेम होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और एवं इनमें सामान्यतः जो जननांग होते हैं वे एक कोशिकीय होते हैं। कुछ सदस्यों के अंदर बहुकोशिकीय होते हैं। यदि बहुकोशिकीय होते हैं तो सभी कोशिकाएं किस प्रकार की होगी, तो आपको ध्यान रखना सभी कोशिकाएं जननसम होती हैं, फर्टाइल होती हैं। इस प्रकार के पादपों के समूह को हम क्या कहते हैं, शैवाल या एल्गी कहते हैं। ध्यान दीजिए, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवालों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। या इसे हम कई बार एल्गोलॉजी भी कहा जाता है, या शैवाल विज्ञान भी कहा जाता है, या कई बार इसे हम क्या नाम देते हैं, एल्गोलॉजी, या इसे हम क्या कहेंगे, शैवाल विज्ञान भी कहा जाता है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी के जनक। तो आप ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी के जनक कहा जाता है F.E. फ्रिस को। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, F.E. फ्रिस। F.E. फ्रिस को हम फाइकोलॉजी के जनक के रूप में जानते हैं। तो फाइकोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं F.E. फ्रिस को। इन्होंने शैवालों का विस्तृत अध्ययन किया तथा शैवालों का विस्तृत वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, भारतीय फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है वो है M.O.P. अयंगर। M.O.P. अयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के बारे में। अब हम ध्यान दें, सबसे पहले हम देखते हैं शैवालों के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सामान्य लक्षण के बारे में हम देखते हैं, शैवालों के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं।
तो ये हमें ध्यान रखना है शैवालों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षणों में सबसे पहला आपको ध्यान रखना है शैवाल होते हैं वो किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। तो शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं। शैवाल मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं, इन्हें जलीय आवास में पाए जाते हैं। शैवाल मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? जलीय होते हैं। ये अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, इन्हें स्वच्छ जलीय भी होते हैं। अलवणीय जल को ही हम क्या कहते हैं? स्वच्छ जल कहते हैं। अलवणीय जल या स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं तथा आपको ध्यान रखना है ये लवणीय या समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए शैवाल होते हैं वे स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। यानी शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं जो कि अलवणीय एवं लवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल असामान्य आवासों में भी पाए जाते हैं। असामान्य आवासों में भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल होते हैं वह असामान्य आवासों में भी पाए जाते हैं। उसमें आप ध्यान दीजिए जैसे कि नम भूमि होती हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना चट्टानें होती हैं, मिट्टी होती हैं, लकड़ी होती है, उन पर भी उपस्थित होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए नम भूमि पर भी उपस्थित हो सकती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है यह चट्टानों पर, पत्थरों पर या लकड़ी पर इत्यादि पर उपस्थित होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है पर भी उपस्थित होते हैं। तो कुछ अन्य प्रतिकूल आवासों जैसे नम भूमि, चट्टानों, पत्थरों या बर्फ इत्यादि पर भी उपस्थित होती हैं। तो ये इनकी उपस्थिति ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त आप कुछ शैवाल होते हैं वे शैवाल कवकों के साथ भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल होते हैं वह कवकों के साथ भी पाए जाते हैं और कवकों के साथ उपस्थित होते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लाइकेन के नाम से जाना जाता है। कवकों एवं शैवालों के सहजीवन को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो कुछ शैवाल होते हैं वो कवकों के साथ पाए जाते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? लाइकेन के नाम से जानते हैं। और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि जंतुओं के साथ भी उपस्थित होते हैं, प्राणियों के साथ भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं स्लॉथ रींस है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। और उदाहरण ध्यान रखना है जू क्लोरेला जिनके जो सतह होती है उस पर भी उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? शैवालों के आवास के बारे में, किस प्रकार के आवास में उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए इनका पादप शरीर होता है वह किस प्रकार का होता है? थैलसी प्रकृति का होता है, यानी थैलस से निर्मित होता है। तो इनका पादप शरीर होगा वह किस प्रकार का होता है? थैलस रूपी होता है। पादप शरीर किस प्रकार का हो जाएगा? ध्यान दीजिए पादप शरीर होता है वह थैलस होता है। किस प्रकार का होता है? थैलस होता है। ध्यान दीजिए थैलस किसे कहा जाता है? जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं होता है, यानी इसमें जड़ होगा, तना होगा या पत्ती होगी, इस प्रकार की संरचना नहीं होगी। जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं होगा, पत्ती का विभेदन नहीं होता है। इस प्रकार का अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। जड़ तना पत्ती में विभेदन नहीं होता है। तो जड़ तना पत्ती का विभेदन इसमें नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो इनका पादप शरीर होता है वह कैसा होता है? थैलस होता है। और इनका थैलस होता है ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है वह इसमें निरूपित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए इनका थैलस होता है उसमें आप देखेंगे तो सहवन उत्तक एवं कोशिका विभेदन का अभाव होता है। कोशिका विभेदन एवं सहवन उत्तकों का अभाव होता है। कोशिका विभेदन एवं सहवन उत्तक होते हैं उनका अभाव होता है। तो सहवन उत्तक और कोशिका विभेदन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? शैवालों के बारे में, कि इनका पादप शरीर थैलसी होता है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तथा आपको ध्यान रखना है जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। और शैवालों का जो पादप शरीर होता है उसमें उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में तीसरा लक्षण ध्यान दीजिए शैवालों के माप एवं आकार में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। शैवालों के माप एवं आकार में विभिन्नता पाई जाती है, अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती हैं। यानी माप और आकार में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती हैं,
पाई जाती हैं। तो इनके माप एवं आकार में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। कैसे विभिन्नता होती हैं, ध्यान दीजिए कि इनके जो पादप शरीर होता है उसमें आप ध्यान दीजिए, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय में ये कॉलोनी हो सकते हैं। कॉलोनी के आकार रूप में, निवह के रूप में, कॉलोनीय या जिसे हम क्या कहते हैं निवह कहते हैं, ग्रुप या समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स होता है, ये किस रूप में उपस्थित होता है, समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किस रूप में उपस्थित होंगे, समूह के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है ये तंतु में हो सकते हैं, तंतु में रूप में उपस्थित हो सकते हैं। और तंतु में रूप में आप ध्यान देंगे तो कौन सा ध्यान रख सकते हैं, स्पाइरोगायरा इस प्रकार का होता है। तो स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कॉलोनी के रूप में या तंतु में रूप तक हो सकते हैं, अर्थात इनमें आकार एवं माप में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, विविधता युक्त होते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो शैवाल होते हैं ये शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। यानी शैवालों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये कैसे हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय शैवाल भी होते हैं और शैवाल किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांशतः कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, उसमें कुछ उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का शैवाल है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक कोशिकीय शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास हो गया। या इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए क्लोरेला, क्लोरेला होता है वो भी किस प्रकार का होता है, एक कोशिकीय होता है। इसके अतिरिक्त और आप ध्यान दीजिए क्रिस अमीबा, क्रिस अमीबा होता है, ये भी किस प्रकार का, एक कोशिकीय होता है। इसके अतिरिक्त और कोकस होता है, यह भी किस प्रकार का होता है, एक कोशिकीय होता है। तो इस प्रकार से स्पुरुलाइना है, ये भी एक कोशिकीय शैवाल होता है। तो ये हमें कुछ उदाहरण ध्यान रखने हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, बाकी अधिकांश शैवाल किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए, इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेलुलोज एवं पेक्टिन से निर्मित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं किससे निर्मित होती हैं, पेक्टिन से निर्मित होती है। अधिकांश शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है, जैसे कि क्लोरोफाइसी के सदस्य। परंतु आप ध्यान दीजिए यहाँ पर फियोफाइसी, हम आगे पढ़ेंगे इनके वर्ग, फियोफाइसी या जिसे हम क्या कहते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं, फियोफाइसी या भूरे शैवाल। और फियोफाइसी या भूरे शैवाल होते हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति होती हैं, उस कोशिका भित्ति में आप ध्यान देंगे तो आप फ्यूसेनिक अम्ल पाए जाते हैं। भूरे शैवालों में कोशिका भित्ति में एल्जेनिक अम्ल एवं कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फ्यूसेनिक अम्ल पाए जाते हैं। तो भूरे शैवालों में कोशिका भित्ति में एल्जेनिक अम्ल एवं कौन से अम्ल पाए जाते हैं, फ्यूसेनिक अम्ल पाए जाते हैं। जबकि आप ध्यान दीजिए रोडोफाइसी या जिसे हम लाल शैवाल कहते हैं, उन रोडोफाइसी या लाल शैवालों में सेलुलोज के साथ में आपको ध्यान रखना है, सेलुलोज भी होगा, सेलुलोज के साथ में पेक्टिन भी होगा और पेक्टिन के साथ में पॉलीसल्फर एस्टर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से पॉलीसल्फर एस्टर भी उपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति में पॉलीसल्फर एस्टर भी पाया जाता है। ये किनके बात करते हैं हम, कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति के बाद में ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है, इनकी कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है। तो इनमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। हरित लवक पाया जाता है जिसमें क्या पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक और प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्य रूप से कौन सा होता है, क्लोरोफिल। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जंतुविल भी उपस्थित होता है, फाइकोबिलिन्स भी उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल एवं आपको ध्यान रखना है कौन सा होगा, जंतुफिल उपस्थित होता है। तो क्या क्लोरोफिल होगा, जंतुफिल होगा और इसके अतिरिक्त कैरोटीन्स भी उपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित होते हैं। अब एक सवाल यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल आपका बनता है कि कौन से ऐसे वर्णक है जो कि शैवालों के अंदर
सार्वत्रिक वर्णक है। सार्वत्रिक का मतलब क्या हुआ, ये सभी शैवालों में पाए जाते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए एवं बीटा कैरोटीन ऐसे वर्णक है जो सभी शैवालों में पाए जाते हैं। तो ये सवाल आपका अच्छा बन सकता है। सार्वत्रिक कौन से होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, शैवालों में सार्वत्रिक वर्णक होते हैं, वह होते हैं बीटा कैरोटीन्स एवं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है वह सभी पादपों के अंदर उपस्थित होता है। सभी पादपों में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है आपको पूछा जाए तो आपको कौन सा ध्यान रखते हैं, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए होता है वह सभी हरे पादपों के अंदर उपस्थित होता है। और बीटा कैरोटीन्स और क्लोरोफिल ए है, ये दोनों सार्वत्रिक वर्णक है शैवालों के अंदर। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, वर्णकों के बारे में। और वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करेंगे और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में भोजन का निर्माण करते हैं। और इसमें संचित भोजन होता है, वह संचित भोजन शैवालों में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो शैवालों में संचित भोजन होगा वह स्टार्च के रूप में होता है। तो इनमें संचित भोजन होगा वह स्टार्च के रूप में होता है। कुछ शैवालों के अंदर संचित भोजन होता है वो तेल की बूंदों के रूप में भी उपस्थित होता है। तथा आप ध्यान दीजिए फियोफाइसी हम आगे पढ़ेंगे तो फियोफाइसी के अंदर संचित भोजन होता है वह लेमिनरीन और मैनिटोल्स के रूप में होता है। तो फियोफाइसी में संचित भोजन होगा वह लेमिनरीन और मैनिटोल्स के रूप में होता है। तथा रोडोफाइसी के अंदर संचित भोजन होता है वह आपको ध्यान रखना है, संचित भोजन होगा वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है जो कि अमाइलोपेक्टिन के समान संरचना होती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, इनमें संचित भोजन किस प्रकार से होता है। तो शैवालों के अंदर संचित भोजन होगा वह स्टार्च के रूप में होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए शैवालों में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, केवल रोडोफाइसी को छोड़कर कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जीवन की किसी न किसी अवस्था में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, परंतु रोडोफाइसी में अभाव होता है। रोडोफाइसी को छोड़कर रोडोफाइसी में अभाव होता है। रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं उनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बाकी सभी शैवालों के अंदर क्या उपस्थित होती हैं, जीवन के किसी न किसी काल में कशाभिकाएं उपस्थित होती है, फ्लैजेला उपस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। और आप ध्यान दीजिए एक और संरचना उपस्थित होती है पायरिनोइड। पायरिनोइड क्या होती है, सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है। किससे बनी हुई संरचना होती है, प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है, जिसके चारों ओर एक या एक से अधिक परतों के रूप में स्टार्च जमा होता है। तो उसे हम पायरिनोइड कहते हैं। तो पायरिनोइड किसे कहेंगे, ये प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जिसके चारों ओर एक या एक से अधिक परतों के रूप में स्टार्च का जमा होता है, उसे हम पायरिनोइड कहते हैं। तो ये भी सवाल आपका अच्छे से बन सकता है। अब हम देखते हैं जनन के बारे में, शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। तो ये तो शैवालों के सामान्य लक्षण थे कि शैवालों के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। अब हम जनन के बारे में देख लेते हैं, यही सामान्य लक्षण हो जाएगा अगला, नेक्स्ट जनन। ध्यान दीजिए शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। अगला हम देखते हैं अगला लक्षण, नेक्स्ट लक्षण। और नेक्स्ट लक्षण कौन सा है, जनन, रिप्रोडक्शन। शैवालों में जनन होता है वह आपको ध्यान रखना है 3 विधियों से हो सकता है। एक तो कौन सा जनन हो सकता है, कायिक जनन हो सकता है। दूसरा कौन सा जनन हो सकता है, अलैंगिक जनन हो सकता है। और तीसरा कौन सा जनन हो सकता है, लैंगिक जनन हो सकता है। तीसरा जनन होगा वह कौन सा होगा, लैंगिक जनन होता है। तो शैवालों में 3 प्रकार से जनन हो सकता है। कायिक जनन होता है वो मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। कायिक जनन होगा वो मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। इस विधि के दौरान जो तंतु में शैवाल्स होते हैं, उन तंतु में शैवाल्स के अंतर्गत जो तंतु होंगे वे तंतु कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाते हैं। और तंतुओं का जो प्रत्येक खंड होगा उस प्रत्येक खंड से नए शैवाल की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। तो शैवालों में विखंडन विधि होती है जिसके द्वारा मुख्य रूप से कायिक जनन होता है। फिर उसके बाद में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता है वह विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। तो शैवालों के अंदर अलैंगिक जनन होगा वह बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये बीजाणु होते हैं उसमें आप मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिए चल बीजाणु, या जिसे हम जू स्पोर कहते हैं,
चल बीजाणु या क्या कहेंगे इसे हम जू स्पोर कहते हैं, उसके द्वारा होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है अचल बीजाणु होते हैं उनके द्वारा भी होता है। तो चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, बहुत सारे बीजाणु बनते हैं अलग अलग प्रकार के। सुप्त बीजाणु, निचेष्ट बीजाणु, ये सारे इस प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जो एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु का मतलब क्या हुआ, एप्लेनोस्पोर के द्वारा हो सकता है या हिप्नोस्पोर के द्वारा हो सकता है, या आपको ध्यान रखना है काइटिन्स के द्वारा, एकाइनेट्स के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है विभिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं उनके द्वारा हो सकता है। मुख्य रूप से बनने वाले बीजाणु होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु कहते हैं। ये कशाभिका युक्त होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। कशाभिका युक्त होते हैं एवं किस प्रकार के होते हैं, गतिशील होते हैं। कशाभिका युक्त होंगे इस कारण से कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, तथा आपको ध्यान रखना है ये अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, उन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। मुख्य रूप से चल बीजाणु द्वारा होता है। यह चल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, निशिष्ट बीजाणु इत्यादि बनते हैं। जनकाभ बीजाणु, ओटोस्पोर, ये सारे बीजाणु बनते हैं, वे प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। तथा शैवालों में लैंगिक जनन भी सामान्यतः किस परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो शैवालों में लैंगिक जनन होगा वो भी सामान्य रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और ये लैंगिक जनन होता है वह आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला समयुग्मजी, किस प्रकार का हो सकता है, समयुग्मकी प्रकार का हो सकता है, समयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। दूसरा आप ध्यान दीजिए असमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है, असमयुग्मकी प्रकार का हो सकता है। या तीसरा आपको ध्यान रखना है किस प्रकार का हो सकता है, विषम युग्मकी प्रकार का हो सकता है। तो शैवालों के अंदर जो जनन होता है वह किस प्रकार का हो सकता है, आइसोगेमस या समयुग्मजी प्रकार का हो सकता है। या आपको ध्यान रखना है एन आइसोगेमस या विषम युग्मजी प्रकार का हो सकता है। या आपको ध्यान रखना है जो उगेमस या विषम युग्मजी प्रकार का हो सकता है। तो समयुग्मजी, असमयुग्मजी और विषम युग्मजी तीनों प्रकार का जनन देखा जाता है। समयुग्मजी का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार की जन्म में बनने वाले दोनों युग्मक होते हैं, वे दोनों युग्मक आकृति में समान, संरचना में समान होते हैं। और दोनों युग्मक या तो कैसे होते हैं, कशाभिका युक्त होते हैं, या कैसे होते हैं, कशाभिका रहित होते हैं। तो इसमें जैसे ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, ये दोनों युग्मक होंगे अगुणित युग्मक होते हैं। ये दोनों युग्मक आकार संरचना में समान है और दोनों कैसे हैं, कशाभिका युक्त है। और इन दोनों युग्मकों का आपस में क्या हो जाता है, इस प्रकार से संलयन हो जाता है। यानी दोनों युग्मक होंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं, संलित हो जाते हैं। पहले जीव द्रव्य का संलयन होगा, उसके बाद में जीव द्रव्य संलयन के बाद में इनका कोशिका द्रव्य संलयन होगा और जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से 2n जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज होगा उसमें युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन होने से आपको ध्यान रखना है नए बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का होगा उसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी जनन, युग्मकी जनन कहा जाता है, आइसोगेमस कहा जाता है। यानी युग्मक होंगे वह संरचना में समान होते हैं और आकार में भी क्या होते हैं, संरचना एवं आकार दोनों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। संरचना आकार और दोनों में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये इस प्रकार के या तो फ्लैजेला युक्त होंगे, और फ्लैजेला युक्त होते हैं वो किस में होते हैं, यूलोथ्रिक्स में इस प्रकार का देखा जाता है। यूलोथ्रिक्स में आप देखेंगे तो किस पर का युक्त होते हैं। और आप ध्यान देंगे स्पाइरोगायरा में, तो स्पाइरोगायरा में कशाभिका रहित होते हैं दोनों युग्मक, तो भी किस प्रकार के होंगे, समयुग्मजी। तो इस प्रकार से कशाभिका रहित हो सकते हैं या कशाभिका युक्त हो सकते हैं, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है लैंगिक जनन दर्शाते हैं उन्हें हम समयुग्मजी कहते हैं। दूसरा आप ध्यान दीजिए विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब क्या हुआ, इसमें आप ध्यान देंगे तो युग्मक होते हैं, उसमें एक युग्मक होगा वह बड़े आकार का होगा जिसे हम मादा युग्मक के नाम से जानते हैं। बड़े आकार का होगा मादा युग्मक कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है छोटे आकार का दूसरा युग्मक होगा, संरचना में समान होता है, आकार में भिन्नता होती है। संरचना समान, आकार कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, समान, आकार में क्या होती है, भिन्नता। संरचना समान, आकार भिन्न, संरचना समान होती है, आकार भिन्न होता है, उसे हम एन आइसोगेमस कहते हैं।
असमयुग्मकी कहा जाता है। तो इस प्रकार का होगा उसे हम क्या कहेंगे, असमयुग्मकी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, असमयुग्मकी के बारे में। और असमयुग्मकी होता है वह किस में देखा जाता है, तो एक आप ध्यान दीजिए, क्लेमाइडोमोनास ब्रुनाई, क्लेमाइडोमोनास ब्रुनाई के अंदर आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार की देखी जाती हैं। तो क्लेमाइडोमोनास ब्रुनाई में असमयुग्मकी देखे जाते हैं। विषम युग्मकी, इसमें दोनों युग्मक होते हैं वह भिन्न प्रकार के होते हैं। एक युग्मक का अचल युग्मक होता है जिसे हम मादा युग्मक के नाम से जानते हैं, अचल युग्मक होता है। तो किस प्रकार का अचल युग्मक, जबकि नर युग्मक होता है वह कशाभिका युक्त होता है। इस प्रकार की संरचना होगी जिसमें एक नर युग्मक होता है वह गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक होता है वह अगतिशील होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी प्रकार का कहा जाता है। तो इसमें नर और मादा युग्मक दोनों होंगे, वे संरचना, आकृति, आकार सभी में भिन्न होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम युग्मजी या ऊसगेमस प्रकार का कहा जाता है। ये सबसे प्रगत प्रकार का जो है वह लैंगिक जनन शैवालों में देखा जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है किसके बारे में, ये विषम युग्मजी के बारे में। इसके उदाहरण कौन कौन से ध्यान रखना है, तो इसके उदाहरण आपको ध्यान रखना, यूडोराइना, इसका एक उदाहरण आप कौन सा ध्यान रख सकते हैं, यूडोराइना। और इसका उदाहरण कौन सा ध्यान रख सकते हैं, वॉल्वॉक्स इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, यूडोराइना इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, सार्गेसम इसका उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, सार्गेसम है, वॉल्वॉक्स, यूडोराइना। और आप ध्यान दीजिए क्लेमाइडोमोनास की एक जाति है कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास इसकी जाति कौन सी ध्यान रखनी है आपको, कॉक्सीफेरा। इनके अंदर भी किस प्रकार का जन्म देखा जाता है, इस प्रकार का देखा जाता है। एक क्लेमाइडोमोनास की जाति आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें समयुग्मजी भी होता है, उसका उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम के अंदर आप ध्यान देंगे तो इसमें कौन सा देखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है समयुग्मजी। तो क्लेमाइडोमोनास में तीनों प्रकार का देखा जाता है। क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम में कैसा देखा जाएगा, समयुग्मजी, क्लेमाइडोमोनास ब्रुनाई में असमयुग्मजी, और आपको ध्यान रखना है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा के अंदर भी समयुग्मजी प्रकार का जनन देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, विषम युग्मजी। और उदाहरण एक ध्यान रख सकते हैं, फ्यूकस, उसमें भी विषम युग्मजी देखा जाता है, फ्यूकस के अंदर भी ऐसा देखा जाता है। एक और उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, कारा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कारा के अंदर आप ध्यान दीजिए तो आपको ध्यान रखना है जो जननांग होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। बाकी सभी के अंदर जननांग किस प्रकार, क्योंकि एक कोशिकीय, कारा के अंदर जननांग कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। जिसमें नर जननांग होता है उसे नर जननांग को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नर जननांग को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं। जबकि इनके अंदर मादा जननांग होता है उस मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्यूल कहा जाता है। तो इस प्रकार से नर जननांग को ग्लोब्यूल, मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कारा में विशेष प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं जो कि किस प्रकार के होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। इसमें नर जननांग को हम ग्लोब्यूल कहते हैं, मादा जननांग को न्यूक्यूल कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। देखो शैवालों के अंदर जो नर जननांग बनता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पुंधानी के नाम से जाना जाता है। वैसे सामान्यतः शैवालों के अंदर नर जननांग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पुंधानी के नाम से जाना जाता है। जबकि मादा जननांग होता है उसे हम अंडधानी कहते हैं। क्या कहेंगे, अंडधानी कहा जाता है। ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो नर जननांग होगा उसे हम पुंधानी कहेंगे, मादा जननांग को अंडधानी कहते हैं। पुंधानी से पुमणु बनते हैं, अंडधानी से आपको ध्यान रखना है अंड बनते हैं। और ये पुंधानी से पुमणु बनने के बाद में अंडधानी से जो अंड बनते हैं ये आपस में संलयन करके और आपको ध्यान रखना है युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से शैवालों के आपको सामान्य लक्षण ध्यान रखने हैं। शैवालों के कौन कौन से सामान्य लक्षण होते हैं और इनमें जनन किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम शैवालों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।